एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। देखिए, जनसंख्या गिरावट आजकल आपने देखा, रशिया को लेकर के मिनिस्ट्री बनाने जा रहा है पूरा वो जनसंख्या से रिलेटेड। चाइना इस चीज से परेशान है, लेकिन दक्षिण कोरिया के लिए ये समस्या बहुत ही गंभीर हो चुकी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगले 100 वर्षों में दक्षिण कोरिया सिर्फ इस वजह से समाप्त हो जाएगा कि उसकी जनसंख्या जो है वो गिरावट अब बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। किसी भी देश के लिए कहा जाता है कि वहां की जो जनसंख्या है उसका निम्नतम स्तर 2.1 तक तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए। 2.1 इस टाइम इंडिया की है। अगर अब मैं बात करूं तो इंडिया में भी जो जनसंख्या गिरावट है वो धीरे धीरे देखने को मिल रही है, और किसी भी देश के लिए कहा जाता है कि मिनिमम अगर उसको सस्टेन करना है तो जनसंख्या जो है वो आपकी 2.1 होनी ही होनी चाहिए, कि प्रति परिवार 2 बच्चे या उससे एक ज्यादा, ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पर जो जनसंख्या है वो गिर करके आपकी 1 के आसपास पहुंच गई है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि दक्षिण कोरिया सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या की वजह से समाप्त हो जाएगा और जनसंख्या के कारण विलुप्त होने वाला पहला देश बन जाएगा। तो इसको लेकर के आप सभी क्या कहना चाहते हैं, मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही साथ एक हाल ही में आरएसएस प्रमुख है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था इंडिया के लिए कि प्रत्येक हिंदू परिवार को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। ये आया था स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइएगा। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इसमें मैं चीजों को डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही साथ आप देखोगे कि इसी टाइप की जो रीजन है, यानी कि जहाँ चाइनीज टाइप के लोग आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि जापान हो गया, वहां पर भी जनसंख्या गिर रही है, चाइना वहां पर भी जनसंख्या गिर रही है, साउथ कोरिया वहां, और हर जगह आपको ये चाइनीज टाइप के लोग मिलेंगे। तो इनमें क्यों आपको जनसंख्या गिरावट देखने को मिल रही है, बाकी अन्य देशों की तुलना में यहाँ पर ये चीजें ज्यादा क्यों है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये जो न्यूज है आपकी द इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है आपकी, द साउथ कोरिया में बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डिसअपियर फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। पहली ऐसी कंट्री है जो डिसअपियर हो सकती है। द रीजंस आर नॉट एज सिंपल एज दे सीम्स टू बी, और इसके जो कारण हैं वो इतने भी आसान नहीं है जितने हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है, और कोई देश सिर्फ जनसंख्या की वजह से यदि समाप्त हो जाए तो ये बहुत चिंताजनक बात भी है। इसी वजह से कहा गया है कि ये बहुत बड़ी समस्या है पूरे विश्व के सामने, कि अगर ऐसे ही देशों में जनसंख्या के कारण हमें विलुप्ति देखने को मिल रही है तो ये तो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। आगे बात करते हैं। दक्षिण कोरिया जो कभी अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है, लोग यहाँ पे बहुत वर्कोहॉलिक आपको देखने को मिलेंगे, आधुनिकीकरण के लिए जाना जाता था, अब एक बड़े प्रजनन संकट का सामना कर रहा है। ठीक, यदि ये प्रवृत्ति जारी रही तो सदी के अंत तक देश की जनसंख्या अपने वर्तमान आकार से 1/3 तक घट जाएगी। साथ ही साथ देश की जो प्रजनन दर है ये पहले से ही पूरे विश्व में, पूरी दुनिया की यदि मैं बात करूं तो सबसे प्रजनन दर यही की है। ठीक है, पहले से ही कम है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय विलुप्ति की जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ गई हैं। साथ ही इस मुद्दे को कैसे संबोधित किया जाए या फिर गिरावट में कार्य संस्कृति और लिंग गतिशीलता की भूमिका पर बहस भी शुरू हो गई है, कि कैसे अब हमें इसको बढ़ाना है या फिर लोगों को इसके लिए कैसे प्रोत्साहित करना है। यदि मैं रशिया की बात करूं तो उसने सेक्स मिनिस्ट्रीज की इस्टेब्लिश करी है। उसने वहां पर लोगों को पैसे दिए हैं कि आप अगर पहला बच्चे को जन्म देते हो तो आपको इतने 9 लाख यूरो के आसपास दे दिए जाएंगे। साथ ही साथ बोला है कि अगर आपको थोड़ा सा भी वर्क से ब्रेक मिलता है अपने काम से, तो उस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ जाइए, टाइम स्पेंड करिए, ताकि हम अपने यहाँ की जनसंख्या को बढ़ा सके। तो या तो ये इस तरीके की नीतियां अपना सकते हैं। पैसा हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी देश है जनसंख्या प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर क्या करेगा कि फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात करेगा। और यहाँ के लोगों का क्या कहना है, ये भी इंपॉर्टेंट एक व्यू हो जाता है कि ये लोग क्या चाहते हैं, कि भैया हमें पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर हमारी फ्रीडम चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए यहाँ के लोगों को, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस पर भी बात करेंगे। चलिए, आंकड़े क्या कहते हैं और सरकार की योजना क्या कहती है, दोनों में ही आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो आंकड़े कहते हैं इसी बेसिस पर सरकार की योजनाएं बनाई गई हैं। आंकड़े जितने कम है सरकार की योजनाएं उतनी ही ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी, कि जिन आंकड़ों को बढ़ाने के लिए सरकार अपनी योजनाएं चला रही है। ठीक, बुधवार को आपकी एक जनसांख्यिकी जारी की गई दक्षिण कोरिया की। इस आंकड़े से पता चला कि 2023 में देश की जो प्रजनन दर है वो पिछले कुछ वर्षों की तुलना में 8% और गिर गई है। यानी कि कोई एक देश जो पहले से ही जनसंख्या में सबसे निचले स्तर पर है और उसमें भी 8% की कमी आ गई है, तो ये चिंताजनक बात नहीं होगी किसी भी देश के लिए। अल जजीरा के अनुसार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर ये प्रवृत्ति जारी रही तो 2100 तक दक्षिण कोरिया की 51 मिलियन की आबादी आधी हो सकती है, और सिर्फ 51 मिलियन यहाँ पर लोग हैं।
राष्ट्रीय प्रजनन दर 2023 में प्रति महिला 0.72 बच्चे के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंचा। मैंने तो एक बोला था शुरुआत में, लेकिन यहाँ पर प्रति महिला क्या है, 0.72 बताया जा रहा है प्रति महिला, जो बच्चों की जन्म दर है, जो कि निम्न से भी निम्नतम हो जाती है यहाँ पर। तथा इस वर्ष इसके और भी गिरने की आशंका बताई जा रही है कि ये 0.6 तक पहुंच जाएगी। इस स्थिति के जवाब में दक्षिण कोरियाई सरकार घटती जन्म दर को पलटने का प्रयास कर रही है और माता पिता को प्रत्येक बच्चे के जन्म पर 100 मिलियन वॉन नगद देने का विचार कर रही है। और यहाँ पे कह रही है कि अगर कोई भी बच्चे को जन्म देता है तो हम उसको 100 मिलियन वॉन देंगे। तो आप लोगों के मन में आप विचार आ रहा होगा कि चलो भैया दक्षिण कोरिया चलते हैं, ठीक है, कम से कम 100 मिलियन वॉन तो मिलेंगे, उसके बाद वापस इंडिया आ जाएंगे वहां पे कोरिया वाली महिला को लेकर के घर में, ठीक है, चलो चलो चले जाओ। अगर इस के कोई भी विचार आ रहे हैं आप लोगों के मन में तो जा करके आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, 100 मिलियन वॉन मिलने वाले हैं। सरकार का भ्रष्टाचार विरोधी और नागरिक अधिकार आयोग योजना को लागू करने से पिछले जनता की राय जानने के लिए एक सार्वजनिक सर्वेक्षण भी कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी इसको लेकर के काम कर रहे हैं, सरकार का जो भ्रष्टाचार विरोधी आयोग भी है, तो वो पहले इस योजना को लागू करने से पहले लोग ही राय जानना चाहते हैं कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये योजना उनके लिए कामगार है भी या नहीं है, इस योजना को वो लाभ लेना भी चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। वर्तमान में दक्षिण कोरिया में माता पिता को जन्म से लेकर के बच्चे के 7 वर्ष तक होने तक विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं और साथ ही साथ सहायता कार्यक्रमों के तहत इनको 35 मिलियन वॉन से लेकर के 50 मिलियन वॉन तक दिया जाता है, जब तक बच्चा कितने साल का ना हो जाए, 7 वर्ष का ना हो जाए। फिर भी सोचो यहाँ के लोग बच्चों को जन्म नहीं देना चाहते। अब यहाँ पर आती है उनकी पर्सनल चॉइस। कहा जाता है ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ये मेरी पर्सनल स्वतंत्रता है, हम पेरेंटिंग नहीं कर सकते, हम दायित्व नहीं ले सकते हैं किसी भी बच्चे को जन्म देने का, ये बात होती है। देखिए दक्षिण कोरिया का जनसांख्यिकी संकट कई कारणों से है, जिसमें मुख्य कारण आपको दिखेगा जीवन की बढ़ती लागत। तो लोगों का यहाँ पर कहना है कि भैया बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, हम अपने आप को तो सस्टेन कर नहीं पा रहे, अपने बच्चे को कहां से सस्टेन करवाएंगे। दूसरा यहाँ पर है जीवन की घटती गुणवत्ता। इनका कहना है कि हमारा जो जीवन है उसकी गुणवत्ता घटती जा रही है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, फूड अच्छा नहीं है, चीजें अच्छी नहीं, तो इस वजह से हम और भी ये मतलब बच्चों को यहाँ पर ला करके परेशान नहीं करना चाहते, धरती पे ला करके, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। तो इन 2 कारण को यहाँ पर मुख्य कारण बताया जा रहा है। इसके कारण दंपति इससे निराश हैं और वो बच्चों को जन्म नहीं देना चाहते हैं। दक्षिण कोरिया में प्रजनन दर की गिरावट का पता 1960 के दशक से लगाया जा सकता है। यहाँ पर 1960 से आप देखोगे कि ये चीजें चली आ रही हैं, जब सरकार आर्थिक विकास की तुलना में तेजी से बढ़ती जनसंख्या से चिंतित थी। उनके जन्म पर अंकुश लगाने के लिए परिवार नियोजन नीतियां लागू की गई। तो उस टाइम तो बहुत सारी नीतियां आई, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर चीजें क्या थी, बहुत अच्छी खासी चल रही थी, ठीक है, यानी कि इनका जनसंख्या का जो लेवल था वो अच्छा था। आगे बात करते हैं, उस समय दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति आय वैश्विक औसत का केवल 20% थी और प्रजनन दर उच्च थी, और यहाँ पर प्रति महिला 6 बच्चे प्रजनन दर थी, जो वर्तमान में आपको नाइजीरिया में देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा प्रजनन दर वहीं पर है, अफ्रीकी देशों में ही आपको देखने को मिलेगी। आप सर्च करोगे टॉप 10 कंट्रीज जहां पर प्रजनन दर ज्यादा है, अफ्रीकन कंट्रीज ही दिखाई देंगी, इथोपिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, ये सारी। 1982 तक आर्थिक विकास के साथ साथ प्रजनन दर आपकी 2.4 रह गई, 1982 में ही हो गई थी, जो अभी 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर थी, लेकिन प्रगति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अनुमानों के अनुसार सदी के अंत तक दक्षिण कोरिया की आबादी 52 मिलियन से घट करके सिर्फ 17 मिलियन रहने वाली है। समस्या का मूल कारण यहाँ पर देखें तो देश की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता यहाँ पर निहित आपको देखने को मिलेगी। शहरी क्षेत्र की बात करें तो कई महिलाएं परिवार शुरू करने की तुलना में अपने करियर पर अधिक ध्यान देती हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ महिलाओं का यहाँ पे कहना है कि मैं अपने करियर पर फोकस करूंगी, मेरी पर्सनल चॉइस, मेरी पर्सनल स्वतंत्रता मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि शादी करके बच्चे पैदा करना। चलो 2023 के एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने ना कार्यबल में महिला भागीदारी की मुख्य समस्या के रूप में पेरेंटिंग के बोझ की पहचान की है, ठीक है। तो उनका कहना है कि भैया महिलाएं पेरेंटिंग का बोझ नहीं लेना चाहती हैं, वो कार्य क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहती हैं। दोहरी आय वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है और शिक्षा तक बेहतर पहुंच के कारण महिलाएं विवाह नहीं कर रही हैं, बच्चे पैदा करने में देरी कर सकती है और उन्हें छोड़ भी सकती हैं। और यहाँ पे कारण क्या बताया जा रहा है कि वो इतनी ज्यादा शिक्षित हो चुकी हैं कि वो अपना करियर बिल्ड करना चाहती हैं, अपने आप को देखना चाहती हैं, ना कि वो परिवार और बच्चों को। बाकी आप इस पॉइंट पर क्या कहते हो वो जरूर बताइएगा कि अगर दक्षिण कोरिया में सर्वे में ये सारी चीजें आ रही हैं तो ये बहुत गलत एग्जाम्पल भी सेट कर रही है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो क्या महिलाओं को पढ़ाना छोड़ दिया जाए और महिलाओं को ये बताया जाए कि आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, या फिर इसमें बैलेंस बिठाने का प्रयास किया जाए? ठीक, चलो आगे बात करते हैं। दक्षिण कोरिया के पड़ोसी भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। मैंने बताया था शुरुआत में कि इनके जैसे दिखने वाले सभी
सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट जितने भी चाइनीज जैसे दिखते हैं, तो वहां पर आप देखोगे सबकी समस्या ये है। दक्षिण कोरिया ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देश भी जन्म दर की गिरावट की चुनौती देख रहे हैं। चाइना हो गया, जापान हो गया, इसमें प्रेसिडेंट दर 2022 में क्रमशः 1.09 थी, जो कि अब रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचती जा रही है। जापान में 2023 में मृत्यु की संख्या जन्म की संख्या से 2 गुना से भी अधिक है। यहाँ पर लोग जितना जन्म नहीं ले रहे हैं उससे ज्यादा यहाँ पर लोग मर रहे हैं, क्योंकि बूढ़ी जनसंख्या इनके पास ज्यादा है और नई जनसंख्या बन नहीं रही है, मतलब उत्पन्न नहीं हो रही है। इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो बाकी आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।